नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के हमारे इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। साथियों, स्वच्छ पर्यावरण जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिना स्वच्छ पर्यावरण के जीवन क्या, सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारा अस्तित्व सीधे तौर पर इस प्रकृति और हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने जल और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना जीवन लगा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जल और पर्यावरण योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस की वही हार्दिक हमारे बधाई, साथ शुभकामनाएं। पर्यावरणविद इम्तियाज अली जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे पांडे जी से। पांडे जी, आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही आपको कैसे प्रेरणा मिली कि जल और पर्यावरण के विषय पर काम करना है, बल्कि इसके लिए पूरा जीवन ही लगा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन केंद्र भोपाल का कि समय समय पर प्रकृति के संरक्षण के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए दूरदर्शन केंद्र सदैव अपनी मुहिम राष्ट्र के साथ चलाता है। और मेरी जो यात्रा है वो बहुत ही एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां ना स्कूल थे, ना रोड था, ना बिजली थी। बस वहां से माँ का आशीर्वाद लेकर जल संरक्षण के लिए हम सब निकले, वर्षा की बूंदों को पकड़ा और खेत में गाड़ा और गांव को पानीदार बना के देश में जलग्राम का जो मॉडल बना 1050 जलग्राम, वो जखनी ने दिए। लेकिन इसका श्रेय जो जाता है वो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने एक छोटी सी जो पुरखों की विधि थी, वो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ के लिए पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। 2,54,000 प्रधानों को पत्र लिखा। जलग्राम 1050 जलग्राम बनाए जल क्रांति अभियान के अंतर्गत। और अटल भूजल योजना जो हमारे जखनी मॉडल पर है 6,000 करोड़ रुपए की, वो भी बनाई। देश का जल योद्धा जल शक्ति मंत्रालय का जो सम्मान दिया, पानी की पद्मश्री दी। तो इसके बाद जो हमारे काम करने का मैं निवेदन करूंगा आपसे, आज पर्यावरण दिवस है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो थीम दी है वो प्लास्टिक मुक्त दुनिया। हम कैसे पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं, यह बताते हुए मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि 1 मिनट में 5 व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाते हैं और 5 कुंटल लकड़ी अपने साथ ले जाते हैं। 1 घंटे में 300 कुंटल लकड़ी और 1 दिन में 3600 कुंटल लकड़ी और 1 वर्ष में 1,41,04,000 कुंटल लकड़ी जलने के लिए लगती है। हमने क्या पेड़ लगाए? हमारे जो पुराने पेड़ हैं 50 साल 100 साल पुराने, उनकी जड़ें जो निकली हैं उनमें हमें मिट्टी डालनी होगी। मैं इस बात के लिए, मैं किसी दल में नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पर्यावरण मंत्री जी, ये इनका जो मन है कि हमारे गांव में खेत पर मेड़ और मेड़ पर का पेड़, जो मेरा नारा था उससे 2 विषय थे, पानी को रोकना, पेड़ को लगाना। आजादी के बाद हमारे पास एक आदमी के समय 2 एकड़ जमीन थी, आज हमारे पास आधा एकड़ जमीन हमारे पास बची हुई है। हमें मिट्टी भी बचानी है, पानी भी बचाना है, बड़े पेड़ लगाने की जगह नहीं बची है। लेकिन खेतों पर नींबू है, करौंदा है, सहजन है, तुलसी है, अरहर है, ये लगाए जाएं। खेत की मिट्टी खेत में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे और जंगल का पानी जंगल में रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है जी, ठीक है। सर, विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर आप भारत की वर्तमान पर्यावरण नीतियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? भारत सरकार ने जो पर्यावरण की नीति बनाई है वो बड़ी अद्भुत है जी। मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक खेती। हम जब खाद आई थी आज से करीब 40 साल पहले, डीएपी और यूरिया बड़े प्रसन्न होते थे। पॉलीथीन आई थी, बड़े प्रसन्न थे कि दूध भी ले जा रहे हैं, सब्जियां भी ले जा रहे हैं। अब वो हमारे गले में घंटी बन गई है, संकट आ गया है। तो भारत सरकार ने जो नीति बनाई है कि प्राकृतिक खेती, हम कम पानी लगेगा प्राकृतिक खेती में। पुनः पुरखों के जो जल जोड़ने का तरीका था, जल ज्ञान था, महुआ, पेड़, जामुन, इमली, चिल्ला,
ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो हमारे तालाब के किनारे होते थे, कुआं होते थे, नारे होते थे, वो साफ रखते थे। और पानी का बेटा पेड़ है। जी। पेड़ होगा तो पानी होगा। ठीक। एक मिनट में जी। 20 बच्चे पैदा होते हैं। जी। 1 घंटे में हमको कितना पानी चाहिए? 1 घंटे में हमको 28,20,000 लीटर पानी एक दिन में ताजा चाहिए। जी। एक वर्ष में हमको 1.5 अरब लीटर पानी ताजा चाहिए। और पानी घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। देश में इस समय जागरूकता आ रही है, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, आम नागरिक जागरूक हो रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल नेटवर्क है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात ने तो पूरे दुनिया में सबसे मशहूर चैनल बना दिया है। जी। ऐसे में आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा, पोछा लगाने वाला पानी, बर्तन धोने वाला पानी, सब्जी धोने वाला पानी, गाड़ी पे धोने वाला पानी, इस पानी की रिसाइकलिंग करें। एक नींबू बनने में 100 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं बनने में 1500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो धान बनने में 3000 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो पनीर बनने में 55 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो मांस बनने में, मछली बनने में 20,000 लीटर पानी लगता है। हमको पानी बचाना होता। दुनिया में कैपटाउन पहला शहर है जहां पानी खत्म हो गया है। बेंगलोर में पानी नहीं है, चेन्नई में पानी नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं है। हमको सबको पानी बनाना है, पानी गाड़ना है। हम जो आज पानी पीते हैं लाखों साल पुराना पानी है। सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। आपने श्रेयांश जी बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार ने जो नीति बनाई, एक बोतल पानी जो था वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का और 2,000 2,500 रुपए का बिकता था। एल्कलाइन वाटर के नाम पर, मिनरल वाटर के नाम पर, विटामिन वाटर के नाम पर, ब्लैक वाटर के नाम पर। जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने जल की योजना बनाई, जी। जो जल जीवन मिशन बनाया, जी। हर घर में व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले। योजना बड़ी है, समय लगेगा, कुछ राज्यों में पानी पहुंच भी गया है। जी। तो उसके पीछे जो सोच है, जी। हम नल की टोटी में बंद रखें, पानी बहने न दें। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव में 75,000 तालाब बनाए। अब तालाब भरने का काम आम आदमी का है, पानी बचाना समाज का काम है, जी। सरकार का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हम सब मिल करके जी। जो वर्षा की बूंदें जहां गिरें वहीं रोकें, गांव के तालाब को भरें, जल महोत्सव मनाएं और पानी की पाठशालाएं चलाएं। हमको जल लाइब्रेरी बनानी होगी, हमको वाटर म्यूजियम बनाना होगा, जल विश्वविद्यालय बनाना होगा। और जल शक्ति विद्यापीठ जिस तरह से पानी की पाठशालाएं चला रही है बुंदेलखंड में, जी। हमको इस तरह से पूरे देश में जी। पानी की पाठशालाएं चलानी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है पांडे जी, हम रुक करेंगे फिर से आपका। इम्तियाज जी, विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर आप भारत की वर्तमान पर्यावरण नीतियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, की प्लास्टिक कचरे का हमको अंत करना है। भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाए हैं और इस नियम के अंदर स्पष्ट है कि जो भी कचरा हमारे घरों से निकलता है, हमारे मोहल्लों से निकलता है, हमारे बाज़ारों से निकलता है, उसका वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण हो और उसका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो। इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश शासन के भी नियम हैं इसके अंदर, और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी इसके अंदर बनाए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत एक आम आदमी को नगरीय निकायों से मिलके, पंचायत के सचिवों से मिलके कचरा संग्रहण की जो मुहिम है उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे कि ये प्लास्टिक जो है उसको हम व्यवस्थित तौर पे संग्रहण कर पाएँ। वर्तमान में प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो टूथब्रश के साथ उसकी शुरुआत होती है। दिन में अनेक प्रकार के प्लास्टिक के उपकरणों का, प्लास्टिक से बने पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जब रात को हम सोते हैं जो ब्लैंकेट है वो भी प्लास्टिक का है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं उसके अंदर ही प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक आज हमारे जीवन में इतना रच बस गया है कि बगैर प्लास्टिक के कोई भी काम को सोचना नामुमकिन है। अगर मैं कहूं कि एक युग जो था वो लौह युग था, फिर ताम्र युग आया, और इस युग को अगर प्लास्टिक युग कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक ने आज हमारे जीवन को चारों ओर से कस लिया है और बगैर प्लास्टिक के हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे। आवश्यकता इस बात की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है और प्लास्टिक प्रबंधन की जो नीति बनाकर पूरे देश के में जो लागू की है। और मैं मानता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि आज़ादी के बाद
एक ऐसी योजना बनी है जो कि सरकारी योजना ना बनते हुए जन जन की योजना बन गई है। और इस मुहिम के तहत हर घर में, हर गली के अंदर कचरे की बात हो रही है, कचरा संग्रहण का काम हो रहा है। और जो कचरे की अलग पूरे देश के अंदर, गलियारों के अंदर, गांव मोहल्लों के अंदर जगी है, उसी का परिणाम है कि इंदौर, भोपाल जैसे स्वच्छ शहर आज निकल कर आए हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर शहर ऐसे हैं जो भारत के 100 सबसे साफ शहरों के अंदर उनकी गिनती होती है। यहाँ की जनता ने, मध्य प्रदेश शासन ने जो स्वच्छता के अंदर जो काम किया है, निश्चित तौर पे वो काम जो है मील का पत्थर है। जी बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली वासियों को खास सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बसों को रवाना करने से पहले प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी किया। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्लास्टिक प्रदूषण वर्षों से हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल, नदियां, समुद्र सब इसकी चपेट में हैं। ऐसे में हम इस पर्यावरण दिवस पर और एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बन चुके प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण ने हमारी धरती को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नई उम्मीद की किरण देखी गई है। वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। World Environment Day is a special moment for all of us. The garment and textile industry is one of the largest in the world. It provides jobs to millions, especially in Asia and India. But it also creates a large environment footprint and textile waste, old cloth, fabric scrap and unused material, which can harm the environment if not managed properly. This good news is that change is already happening in different pockets, and more companies are now using eco-friendly fabric, designing clothes that last longer,
and encouraging people to recycle and reuse. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में दुनिया एकजुट हो रही है प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण 3 वैश्विक पर्यावरणीय संकटों को बढ़ावा देता है: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण व कचरा। हर साल 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक हमारे जल स्रोतों में पहुंचता है, जिससे 600 अरब डॉलर तक का नुकसान होता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत में उद्योग जगत जागरूक हो रहा है और कारोबार के हर फैसले में अब सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी जा रही है। I would say right from the water generation, what we do, we generate water in our resort in Delhi. It's called as Third Ocean. We generate the water which we serve to the guests from the moisture in the air through the solar panels. Right, so that means we avoid the plastic bottles. We obviously have the glass bottles, and we refill the glass bottles, which saves again a lot of chemical, a lot of detergents, a lot of other water also is saved from there onwards. We make sure the water is 100% recycled in our hotels and resorts. And we also make sure that most, I would say at least 95% of the paper is all eradicated from our hotels and resorts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम एक विचार जो देश से निकलकर वैश्विक बन गया। मां के नाम लगाया गया एक छोटा सा पौधा पर्यावरणीय चेतना और मातृत्व को समर्पित प्रतीक बन गया है। चलिए इस पर्यावरण दिवस पर एक नए विकसित भारत की नींव रखें। पर्यावरण बचाने का वक्त अब आ गया है। एक छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। प्लास्टिक से दूरी, प्रकृति से दोस्ती। इस पर्यावरण दिवस आइए हम सब मिलकर बदलाव की शुरुआत करें। कैमरा पर्सन विश्वबंधु और मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। पांडे जी, खेत पर मेड़ और मेड़ पर खेत अभियान क्या है और क्यों उपयोगी है? बिल्कुल सही आपने कहा है। खेत पर मेड़ और मेड़ पर का पेड़ अभियान इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सरल है। मैं अकेले नदी नहीं बना सकता, तालाब नहीं खोद सकता, कुआं नहीं बना सकता, लेकिन अपना फावड़ा लेकर, अपनी डलिया लेकर अपने खेत पर जाऊं और वहां पर औषधीय पेड़ लगाऊं। नींबू का पेड़ है, करौंदा का पेड़ है, सहजन का पेड़ है। एक तो ये है। दूसरा, मेरा मानना यह है कि जैसे जलग्राम है वैसे वनग्राम बनने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम, वो कितने दूरदृष्टि, उनकी बड़ी सोच है कि एक पेड़ मां के नाम ला। अभी मैं थोड़ी देर पहले डायरेक्टर जनरल डिफेंस के कार्यक्रम में था और वहां वृक्षारोपण में था मैं। तो जो एक पेड़ मां के नाम अभियान है, इस पर वहां 6.5 लाख पेड़ लगा दिए छावनी में। आप समझिए कि 1801 से 2022 तक 48 बार इस देश में सूखा पड़ा है। रसायन विज्ञान के अनुसार हमारे पास 48 प्रकार का पानी है, लेकिन 7 प्रकार के पानी का हम प्रयोग करते हैं। और जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो 49 प्रकार की हवाएं चलाई, 35 प्रकार की जलवायु है हमारी। हम सबको मिलकर के एक ऐसी कोशिश करनी होगी कि पानी पर बैठकर लकड़ी के नाव से हमने दुनिया को खोजा है। आज फिर से एक समय आ गया है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम सबको, अभी आपके साथ में इम्तियाज अली जी बढ़िया बात कह रहे थे, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि हमको प्रयास छोटे छोटे करने चाहिए। ग्राम पंचायतों को, ग्राम विकास अधिकारियों को और ग्राम पंचायत के सचिवों को, क्षेत्र पंचायत सदस्य को, जिला पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, पार्षदों को, सबको मिलकर के सारी चीजें छोड़कर हमको वन कथा करनी पड़ेगी, जल कथा करनी पड़ेगी और पानी की एक एक बूंद को जमीन में गाड़ना पड़ेगा। आज जो पानी पीते हैं वो लाखों साल पुराना है। हमको जल बीमा करना पड़ेगा, जीवन बीमा नहीं। माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था वाटर वीक में कि हमको जल क्रांति को जन क्रांति बनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री के जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और ऐसा काम हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी करें तो मुझे लगता है कि हम कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से और हमको दिखाई देता है कि भारत का जो नेशन ऑफ द फ्यूचर बच्चे हैं वो तैयार हो गए हैं, उनके अंदर भावना हो गई है। विश्व युवा केंद्र में था मैं अभी 11 बजे, तो मैंने वहां देखा कि देश भर के लड़के, नौजवान बच्चे पेड़ और पानी की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाज जी, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठाई है?
देखिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि स्वतंत्र भारत के में जितनी योजनाएं चलाई गई, इन सभी योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसी योजना है जो कि एक सरकारी योजना ना बनते हुए एक जनता जनार्दन की योजना बन गई। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की जब 2014 के अंदर परिकल्पना की और इसको साकार रूप दिया, तो उस समय लोगों का मानना था कि आम योजना की तरह ये योजना भी जो है फलीभूत नहीं होगी। लेकिन ये आज जो योजना है एक आम जनता की योजना बनी है और घर घर के अंदर स्वच्छता की बात की जा रही है। मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, गाँव में, मंजरों में, टोलों के अंदर हर जगह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के माध्यम से कचरा प्रबंधन की जो अलग जगह है, ये अलग शायद ही कभी किसी जगह पर किसी योजना के अंतर्गत लगी हो। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष पूर्व सिंगल यूज प्लास्टिक में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया, क्योंकि धरती माँ में माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जा रहे हैं। हमारी वाटर बॉडीज के अंदर ये प्लास्टिक के कण जा रहे हैं और माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक ने तो पानी के माध्यम से मनुष्य के शरीर के अंदर प्लास्टिक पहुंचाना शुरू कर दिया है। और आज इस प्लास्टिक का ही परिणाम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि प्रत्येक वर्ष एक मानव के शरीर में 2.5 ग्राम से 250 ग्राम प्लास्टिक के कण पहुंच रहे हैं, जिससे 32 तरह के कैंसर हो रहे हैं। हमारी धरती माँ जो है वो बंजर हो रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, हमारे जलाशय, हमारे जो भी जल स्रोत हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। यहाँ तक कि वन जीवों के शरीर में भी ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच गया है। और इस प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किए और 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कराकर हर शहर में, हर नगर के अंदर कचरा प्रबंधन के कार्यों को प्रारंभ किया। और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के माध्यम से, 3R के माध्यम से और 3R का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हर जगह पर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का जो कार्य किया है। और इस सारे कार्यों के अंदर मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक को जलाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ईंधन के रूप में प्लास्टिक को उपयोग करने के लिए 2007-8 से कार्य प्रारंभ किया। और आज हजारों मैट्रिक टन जो मल्टीलेयर प्लास्टिक है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जल रहा है और इससे ईंधन प्राप्त हो रहा है। साथ ही 18,000 किलोमीटर प्लास्टिक से रोड मध्य प्रदेश के अंदर बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोड जो है प्लास्टिक से बन रही है। प्लास्टिक के नए नए उत्पाद बन रहे हैं, प्लास्टिक के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और भोपाल के अंदर जो है प्लास्टिक पार्क बनाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कचरा प्रबंधन का कार्य हो रहा है। और कचरा प्रबंधन के अंदर जो कचरा बीनने वाले संलग्न हैं उनको सम्मानजनक रोजगार मिला है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिसने कचरा बीनने वालों के बारे में सोचा, सफाई मित्रों के बारे में सोचा। आज एक पूरी नीति बनाकर भारत सरकार ने सभी नगरीय निकायों को, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कचरा बीनने वालों को अपने साथ जोड़ा है। और घर घर से कचरा इकट्ठा करने का जो कार्य है इन कचरा बीनने वालों के माध्यम से प्रारंभ करके लोगों को स्वरोजगार दिया है। और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की जो अलग माननीय प्रधानमंत्री ने जगाई है, आज वो पूरे देश के अंदर जो है आम जनता के माध्यम से लागू हुए और वो चल रही है। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो कार्य और शुरू किए गए हैं उसके परिणाम भी बहुत ही सार्थक निकल कर आएंगे और आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दे पाएंगे। ठीक है पांडे जी, आप बुंदेलखंड के बांदा जिले से आते हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या एक प्रमुख समस्या है जो कि वहां बड़े पैमाने पर पलायन का कारण भी बनती है। इसका निदान सरकार किस तरह से कर रही है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। चूंकि आपकी दृष्टि बुंदेलखंड पर है और भारत रत्न नानाजी देशमुख ने और दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय संगठन सचिव अभय महाजन जी ने, माननीय मोहन यादव जी ने इस दिशा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छे प्रयास किए हैं। ये वही बांदा और बुंदेलखंड है जहां कभी मालगाड़ी से पानी जाता था। बांदा से चित्रकूट सवारी गाड़ी में पानी जाता था। लेकिन खुशी है, बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में पिछले 5 वर्षों से 25 लाख कुंटल धान उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं अगर किसी मंडल ने बेचा है तो बांदा मंडल है और दूसरे मंडल पर झांसी मंडल है जी। तो सरकार करिए, उसका श्रेय मुझे न दिया जाए, उन देश के लाखों किसानों को दिया जाए जिन्होंने खेतों पर मेड़ बनाई है और मेड़ पर पेड़ लगाई है। जखनी से 15 से निकल करके मेड़बंदी विधि द्वारकाधीश तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में खूब मेड़बंदी हुई है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह मेड़बंदी यज्ञ चल रही है। मैं तो आपसे निवेदन करूं कि वर्षा के दिन 100 से घटकर 38 दिन हो गए हैं जी। हमको इस दिशा में प्रयास करना होगा कि पानी बचाया कैसे जाए, पेड़ कैसे लगाए जाएं, और जो पुराने पेड़ हैं 100 साल पुराने पेड़, उन पेड़ों में मिट्टी डालकर उनकी जड़ों को ढका जाए। क्योंकि हम
पानी नहीं बना सकते, ना पेड़ बना सकते, उगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और मध्य प्रदेश सरकार का जो सपना है, माननीय राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल के नेतृत्व में सभी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जल संरक्षण की दिशा में चित्रकूट में अद्भुत, मैंने मंदाकिनी में इन दिनों देखा है कि बहुत अच्छा वहां काम हो रहा है। दीनदयाल सोच संस्थान के अभय महाजन जी के नेतृत्व में दोनों सरकारों के मंत्री जा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पानी बचाने के लिए नदी सफाई अभियान चल रहा है। और काम करने की जरूरत है। हम सब, मुझे पूरा विश्वास है कि दूरदर्शन जैसे जो नेशनल नेटवर्क है, भोपाल और पूरे गांव-गांव तक देखा जाता है, आकाशवाणी गांव-गांव तक सुनी जाती है। अब जमाना आ गया है कि मैं एक छोटा सा दीपक लूं, किसान की मिट्टी लूं, किसान से सरसों का तेल लूं, कपास लूं और चाहे वहां उजेला करूं, अंधेला अंधेला न कहूं। तो ये समय अवसर है। एक ही पेड़ लगाएं, 2 ही पेड़ लगाएं, पर वो पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, मैंने कहा कि माँ मैं पेड़ लगाऊंगा तो मुझे आम थोड़ी खाने को मिलेंगे। तो मेरी माँ ने कहा था कि जो आम तुम खा रहे हो, क्या तुमने पेड़ लगाए थे? तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है और उसको कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक जंगल में आग लग गई थी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला रही थी और उस आग में डाल रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा, क्या तुम्हारे आधा बूंदा पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने खूबसूरत उत्तर दिया, हाथी भैया, इतिहास लिखा जाता है हर चीज का, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इतिहास दुनिया में अमर इतिहास है। तो उनने कहा, मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम सब मिलकर के एक कोशिश करें। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 21 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान कर दिया, 24 साल में महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान हो गई, 27 साल में मंगल पांडे देश के लिए बलिदान हो गए और 28 साल में चंद्रशेखर आजाद बलिदान हो गए देश के लिए। हम सबको मिलकर के देश के लिए काम करना। देश पानी रहे, देश में पेड़ रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे। ऋषि मुनियों की तपस्या से जो माता अंसुई जिस तप से नदी लेकर आई, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया पानी के लिए, दुर्गावती जी ने जो पानी के लिए महारानी ने काम किया, जो महाराज भोज ने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब भोपाल में बनाया और महाराज भागीरथ गंगा लेकर के आए, ये हमारे सबके हीरो हैं। और नानाजी देशमुख ने पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जिन इलाकों में 100 गांव में काम करके दिखाया है, एक अद्भुत प्रयास है। वो हमारे सबके लिए हीरो हैं और हम सब उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। जी इम्तियाज जी, जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज भी हमारे समाज में बहुत जागरूकता कम है कहा जाए तो। सरकार इसको कैसे प्रेरित कर रही है, कैसे लोगों को जागरूक कर रही है, कैसे इसको बढ़ा रही है? देखिए, आज जो दूसरे वक्ता हैं आदरणीय पांडे जी, वो भी चित्रकूट से हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के साथ कार्य करने का अवसर मिला और अभय महाजन जी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। और वर्तमान में मां मंदाकिनी का जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, नाना जी का एक लिखा हुआ गीत था कि हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। तो ये जो उनका गीत था, आज वो मध्य प्रदेश शासन, मोहन यादव सरकार ने उसको सार्थक किया है। और आज मध्य प्रदेश के जितने भी पुराने हमारे कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, जल स्रोत हैं, पर्यावरण विभाग के माध्यम से सारी इन पुराने जल स्रोतों का एक पूरा अध्ययन हो रहा है कि वो किसके कब्जे के अंदर हैं, कितने स्रोत ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया गया है। उन सारे स्रोतों को पुनः जागृत किया जा रहा है। और जो जलगंगा संवर्धन अभियान है, इसके तहत इन सभी पुरानी संरचनाओं का दोबारा उद्धार हो रहा है। और मैं मानता हूं कि हजारों की तादाद में जल संरचनाओं का मरम्मत करके उनको दोबारा पानीदार बनाया गया है कि जिन स्रोतों के अंदर पानी नहीं था, आज वहां भी उन स्रोतों के अंदर पानी आ गया है। और धरती माँ की कोख से जिस तरह से हमने जल को निकाला है और जिस तरह से वाटर लेवल डाउन हुआ है, मैं देखता हूं कि जयपुर के अंदर जो है लगभग 1200 फीट नीचे पानी चला गया है। अभी पांडे जी बता रहे थे, बेंगलोर के बारे में बता रहे थे, केपटाउन के बारे में बता रहे थे। यही हालात हमारे प्रदेश में ना बने, इसके लिए मोहन यादव सरकार ने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं। और यहाँ के जितने भी पुराने जल स्रोत हैं, उनका संवर्धन करके उनको दो बार जो है पानीदार बनाया गया है। और मध्य प्रदेश शासन और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से जल स्रोतों के संवर्धन के लिए कार्य किया है, मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दे पाएंगे। जी ठीक है। इम्तियाज जी, जल विश्वविद्यालय की बात करें तो जल विश्वविद्यालय का क्या कंसेप्ट है और यह जरूरी क्यों है? देखिए, वर्तमान में कचरे पर और पानी पर
जी। पर्यावरण संरक्षण पर। जी। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये गर्मी के दिनों में बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में गर्मी है। आज जो भोपाल के अंदर 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर होता था, वो 45 डिग्री के लगभग हो गया है। और वो समय दूर नहीं है कि हम 50 और 54 डिग्री टेम्परेचर पर जाएंगे। ऐसे में आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, समाज को, समुदाय को जल संवर्धन के बारे में, जल की उपयोगिता के बारे में और जल को कैसे संरक्षित किया जाए इसके बारे में पढ़ाया जाए और उनको बताया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जल विश्वविद्यालय बने। जल संबंधित बहुत सारे कोर्स जो शासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको अमिटमेंट करके नए नए कोर्स शुरू हों, डिप्लोमा कोर्स शुरू हों, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी को जल संवर्धन की दिशा में जागरूक किया जाए। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करके नई नई तकनीकों के माध्यम से, मैं मानता हूं कि नई तकनीकों के अतिरिक्त हमें हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे समाज में, हमारे धर्म के अंदर बताया गया है कि आप जल संरचनाओं का जो है निर्माण कराएं और प्यासे को पानी पिलाएं, वृक्षारोपण करें। तो इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी जो है अपने स्तर पर जल का संवर्धन करेगी, पर्यावरण का संरक्षण करेगी। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जल विश्वविद्यालय और जल विद्यालय बने, बल्कि गांव-गांव, मोहल्लों के अंदर भी जल संवर्धन की समितियां बने। लोगों को आगे आकर, धर्म गुरुओं को आगे आकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आकर जल संवर्धन के लिए कार्य करना होगा। तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर जल संवर्धन का कार्य दे पाएंगे और उनको भी पानी हम दे पाएंगे। जी, ठीक है। पांडे जी, बांदा के जखनी की अगर बात करें तो जखनी गांव का मॉडल बाकी जगह कैसे लागू कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि बांदा का जो जखनी जलग्राम मॉडल है वो 470 ग्राम पंचायतों में पहले वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी माननीय श्री हीरालाल जी ने लागू किया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको 1 लाख गांव में लागू किया। नीति आयोग ने उसे एक्सीलेंट मॉडल माना और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने कहा हर गांव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति। वो एक जो मॉडल है वो ऐसा है जिसमें मैं जैसे कहूँगा आपकी मेरी कोई एनजीओ नहीं है, संस्था नहीं, कार्यालय नहीं, ऑफिस नहीं, एक नए पैसे का अनुदान नहीं। अपना फावड़ा उठाना है, अपनी डलिया उठाना है, अपने पानी को, गांव के पानी को रोकना है, खेतों में रोकना है, घर में रोकना है। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जराष्ट्र गान होता है जलधि तिरंगा, तो राष्ट्र का जो गान है उसमें भी जल का ही गान है। और हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे जल ग्रंथ हैं, जल ग्रंथ जखनी का जो मॉडल है वो भारत सरकार ने पूरे देश में लगभग मुझे लगता है मेड़बंदी के लिए पूरे देश में लागू किया है। अभी चर्चा कर रहे थे इम्तियाज भाई, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे जल विश्वविद्यालय को लेकर, जिसकी मैं बात करता हूँ जी। पानी की पाठशाला की बात करता हूँ जी। वाटर संग्रहालय, वाटर म्यूजियम, हमारे यहाँ रहट कैसे चलते थे, तरसा कैसे चलते थे। फिर से हमको पुरखों के जल ज्ञान को जो समुदाय के आधार पर थे, जो बगैर पैसे के थे, टिकाऊ थे, हम उसको फिर से लागू करें, पानी बचाएं, तालाब के किनारे पेड़ लगाएं। गिलहरी हमारी बीच की रक्षा करती थी, फिर से रक्षा करें। कुआं की पूजा हो, गांव के छोटे छोटे नालों की सफाई हो करके नदी में जाए। और हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती थी। राम को जो राज्य मिला वो वन का राज्य मिला था। प्रभु श्री राम को दशरथ महाराज ने पिता दीन मोहि कानन राजू, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पानी छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो और बढ़िया कहते हैं अपने क्या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि पानी केरा बुद्धदास मानुष की जात। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी का जो है जीवन में, गंगा और तुलसी, व्यक्ति जब अंतिम समय गिनता है तो लोग कहते हैं यार तुलसी डाल दो, पेड़ और पानी, प्यासा ना जाए ऊपर। तो जब हम माँ के पेट में तो पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, चिता पे रखे गए तो पानी से परिक्रमा हुई, राख बनी तो पानी में डाल दी गई। इसलिए मैं मानता हूं कि हमको सबको जखनी मॉडल जैसे हजारों मॉडल खड़े करने पड़ेंगे, लाखों जल योद्धाओं की जरूरत होगी, वन ग्राम बनाने पड़ेंगे, कथावाचकों को वन कथाएं करनी पड़ेंगी, जल कथाएं करनी पड़ेंगी, और एक अभियान हमको सबको मिलकर के चलाना पड़ेगा कि पानी की एक एक बूंद व्यर्थ ना जाए। दुनिया में जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, और दुनिया में युद्ध कहीं ना हो, लेकिन पानी, गंगा और यमुना के देश में मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में पानी का संकट नहीं होगा जी। हमारा देश, हमारी जो युवा है वो जाग रहे हैं, हमारे बच्चों में बड़ी ताकत है, बड़ी काबिलियत है, लेकिन उसको जमीन पर उतारना होगा। 18 लाख हेक्टेयर जो भूमि में खेती होती है
किसान करते हैं उनको हमको पेड़ लगाने के लिए पेड़ देने होंगे, व्यवस्था करनी होगी। छोटे छोटे किसान हैं, कम भूमि बची है हमारे पास, और जो बड़े पेड़ हैं, फैक्ट्री वाले पेड़ हैं जो बड़े, उन पेड़ों को सार्वजनिक जगहों में, तालाबों में, रोड के किनारे, बंधानों के माध्यम से वन में खंतियां खोदनी होगी, और पानी माँ के धरती माता के पेट में पानी को भरना पड़ेगा। माँ को बुखार आ गया है, धरती का तापमान बढ़ गया है। बिल्कुल पांडे जी, अगर जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण को लेकर सरकार और समाज, विशेषकर समाज की बात करें तो क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या है कि हमारे देश में आजादी के पहले 25 लाख तालाब थे जी लगभग 2-3 करोड़ कुएं थे जी 7 लाख हमारे पास गांव थे। जी हर व्यक्ति अपने हिस्से का पानी बचाता था। जी परिस्थिति क्या बन गई, लोगों ने मन में मान लिया ये एक तालाब ग्राम पंचायत का है, ये कुआं ग्राम पंचायत का है, ये पानी ग्राम पंचायत का है, ये पेड़ ग्राम पंचायत का है, टूट जाएगा तो ग्राम पंचायत उठाएगी, नहीं लगाएगी तो ग्राम पंचायत लगाएगी। हमको इस विध्याल से आगे आना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत बाद में, गांव पहले है। मैं भी उस गांव का नागरिक हूं, मैं तालाब को भरूं, तालाब में अभी बरसात में जितना पानी बरसे, जी बढ़िया खुदा हुआ तालाब पड़ा है, हर गांव में तालाब है, अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा। हम पानी को संरक्षित करके तालाब में भरें। जी हमें पानी के लिए दुनिया के देशों में टैंकर बनाए गए हैं बड़े बड़े, जी वो दुनिया में टैंकर पानी, मीठा पानी गाड़ रहे हैं। जी और हमको भी अपने पानी को, बच्चों के लिए, पीढ़ी को जल धन देना होगा। जल कोष है, जल जगन्नाथ है, जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है, गंगाधर है। और मुझे लगता है श्री विष्णु भगवान जी का जो बिस्तर है, शयन है, वो जल में होता है। जो पानी बचाएगा वो धनवान होगा। आंखों का पानी खत्म, अंधा, दिमाग का पानी खत्म, पागल, और शरीर में पानी कम होता है, पानी ही चढ़ाते हैं। हमारे भारत की जो जल संस्कृति थी, पुरखे हजारों, हमारे घर में 200 साल पुराना पानी होगा, भले ही भोजन ना हो, पर हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी 50 वर्ष पुराना जल घर में रखा होगा। भारत की जल संस्कृति, भारत का जल ज्ञान, भारत के जल के प्रति आदर, कलश यात्रा निकालना, घर में पानी आदर में देना, नारियल के ऊपर का पानी देखना, जहाँ भी हम मकान बनाते हैं वहां पानी ढूंढना, पेड़ ढूंढना, ये न्याय के देवता है। सभी सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है और पेड़ के नीचे हुआ है। और गौतम बुद्ध जी ने और सहित तमाम ऋषि मुनियों ने जो तमाम वेदों की रचना की है, पेड़ों के नीचे की है। पेड़ बोलते हैं, बातें करते हैं, वरदान देते हैं। बिल्कुल। और पानी बोलता है। बिल्कुल ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में जल स्रोतों का प्रदूषण नियंत्रण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली इकाइयों एवं संस्थानों को मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान कर शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही जलवायु परिवर्तन विषय पर पीएचडी करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण संरक्षण को एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ जोड़ा है। राज्य सरकार इस अभियान की शुरुआत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सफल वर्षों पर मुरैना में कार्यशाला का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुरैना लोकसभा क्षेत्र के सांसद मंगल सिंह तोमर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एकजुट होकर शपथ ली कि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में मुरैना जिले में हजारों की संख्या में पौधे रोपे जाएंगे ताकि हरियाली बढ़े और पर्यावरण संतुलन बना रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 11 वर्षों की सफलतम नेतृत्व यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें विकास का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और शिवमंगल जी का 1 वर्ष पूरा हुआ है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। पर्यावरण की रक्षा प्रत्येक इंसान का प्राथमिक कर्तव्य है और मुझे प्रसन्नता है
कि आज पर्यावरण की रक्षा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस जैसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन करने का निर्णय लिया है। सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुटेंगे और हजारों की तादाद में वृक्ष लगाकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इम्तियाज जी, आपके अनुसार मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं सबसे प्रभावशाली रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज़मीनी स्तर पर परियोजनाओं का जो क्रियान्वयन किया है, उसके जो परिणाम निकल कर आए हैं वो आज देश में ही नहीं विदेशों के अंदर उसकी अलग जगह है। और जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसके माध्यम से हजारों लोगों को, बल्कि मानो कि लगभग 12.5 लाख कचरा बीनने वालों को इससे रोजगार मिला है। और कचरे का जो समस्या थी गाजियाबाद में, भोपाल के भानपुर में, इंदौर के अंदर जो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ थे, इस मिशन के माध्यम से उन पहाड़ों को माइनिंग करके उनमें से जो उपयोगी वस्तुएं थी उनको निकालकर उनकी वैज्ञानिक निष्पादन किया गया है और कचरे का जो प्रबंधन किया गया है। निश्चित तौर पे पिछले 11 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो काम किया है, वो काम ऐसा है कि जिसकी प्रशंसा आने वाले सालों साल की जाएगी। साथ ही उन्होंने जो नदी जोड़ो अभियान और जो माननीय मोदी जी ने जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी, उस नदी जोड़ो अभियान को जिस स्तर पर पहुंचाया है कि लोगों का मानना था कि नर्मदा नदी शिप्रा नदी के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन ने वो कर दिखाया और नर्मदा नदी का पानी जो है शिप्रा के अंदर जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व जो है केन बेतवा नदी का जो है बहुत ही एक अनूठी परियोजना जो है प्रारंभ की है, जिससे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो है पानी पहुंचेगा और वहाँ की जो सूखी धरती है उसको भी पानी मिलेगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अंदर जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां, लगभग 300 से अधिक नदियां हैं और नदियों के जल के बंटवारे को लेकर बहुत सारे केस जो है न्यायालय के अंदर लंबित थे। मध्य प्रदेश शासन में मोहन यादव सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है और राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीएमओ को यहाँ पर बुला के यहाँ पर एक समझौता करके उन समझौतों के माध्यम से जल का बंटवारा करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया। तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल स्रोतों के संवर्धन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन में जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको बेहतर करने के लिए जो काम किए हैं, पिछले 50 वर्षों के अंदर ऐसे काम नहीं किए गए क्योंकि ये 11 वर्षों के अंदर किए हैं। ये 11 वर्ष जो है जलवायु परिवर्तन के अंदर जो आंशिक सुधार हुआ है, प्लांटेशन हुआ है, जल संवर्धन हुआ है, कचरे का प्रबंधन हुआ है और इन सभी कामों से जो लोगों को रोजगार मिला है, निश्चित तौर पे ये 11 वर्ष जो है स्वर्णिम अक्षरों के अंदर इतिहास में लिखे जाएंगे। ठीक है पांडे जी, नमामि गंगे योजना एक बहुत ही प्रख्यात योजना है। नमामि गंगे योजना को आप किस रूप में सफल मानते हैं? क्या इससे गंगा और अन्य नदियों की सफाई में कोई ठोस परिवर्तन देखने को मिला है क्या? मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े कुंभ मेले का आयोजन हुआ। बिल्कुल 60 करोड़ व्यक्ति दुनिया भर का हमारे देश में आया। जी, आप देखते हैं कि नमामि गंगे बड़ी योजना है, 2525 किलोमीटर की यात्रा है जी। वो एक दिन में संभव नहीं है, समय लगेगा जी। लेकिन आप काशी पे जाइए, प्रयाग जाइए, कानपुर जाइए, जहां से माँ गंगा निकल रही है, आप जाइए। और नमामि गंगे में छोटी छोटी नदियों को भी लिया गया है जी। केवल नमामि गंगे की एक नदी नहीं है। स्वच्छता में जो आप जाइए स्टेशनों कितनी साफ आपको मिलेंगी जी। आप देखते हो कि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे माननीय प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे हुए, पर्यावरण दिवस है, कितना सुंदर सुखद है जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नदी जोड़ने की, मैं उस दिन था खजुराहो में जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और ये माननीय अटल जी का सपना पूरा हुआ। 40 लाख हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश की सिंचित होगी जो प्यासी थी। मध्य प्रदेश भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि जो नमामि गंगे योजना है, नमामि गंगे योजना के मैं पहले डायरेक्टर डीजी से प्रमोद कुमार अग्रवाल जी से लगा के अशोक कुमार से लगा के वर्तमान तक मैं सबको जानता हूं, कर्मठ लोग टीम रही है, मिश्रा जी टीम में रहे हैं जी। और आने वाली टीम भी बहुत अच्छी टीम है। यूपी सिंह साहब ने बड़ा उस पर काम किया, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने अद्भुत काम किया, CR पाटिल साहब आजकल जल शक्ति मंत्री वो काम कर रहे हैं।
जहां जहां से निकल रही है राज्यों से, वो अच्छा अद्भुत काम कर रहे हैं। ये बड़े प्रयास हैं, एक दिन में संभव नहीं है, जी एक दिन संभव जरूर है। बिल्कुल ठीक है। पांडे जी, हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं क्या केवल सुविधा तक सीमित हैं या इनका कोई गहरा पर्यावरणीय महत्व भी है? बहुत अच्छी बात आपने कही। एक हमारी बहन को, गांव की बहन को पानी लेने के लिए 14,000 किलोमीटर चलना पड़ता था साल में। आज आप देखेंगे थोड़े समय के बाद योजना बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, देश बड़ा है, समय लगता है। ये इससे जो पानी बाजार में हम खरीदते थे, बोतल बंद पानी खरीदते थे, जी स्वच्छ पानी मिलेगा। जी हमारे घर में टोटी खोलो, सुंदर पानी आ जाएगा, बीमारियां दूर होंगी। स्वच्छता अभियान से पैसा बचा है लोगों का। तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत आप देखेंगे कि दुनिया के देशों में आप देख रहे हैं युद्ध वहां हो रहा है। दुनिया के कहते हैं भारतवासियों को, भाई ठीक है भारत प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ जाएं तो वो कह देंगे तो बड़ा सब ठीक हो जाएगा। जी तो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, भारत सरकार का नेतृत्व, अच्छा कुशल नेतृत्व, सब लोग मिलकर देश के विकास में काम कर रहे हैं। भारतीय सेनाएं भी बधाई की पात्र हैं, आम पूरा नागरिक बधाई के पात्र हैं। किसानों का योगदान है, वैज्ञानिकों का है, मीडिया का है, सभी का योगदान है, जी देश सबका है। जी तो मैं मानता हूं कि हम सब मिल करके हमारे स्किल इंडिया को आपने देखा कितने जो कोविड जैसी परिस्थितियों में बिल्कुल दुनिया के कई देश बिखर गए, लेकिन हमारा देश ठीक है इसी में निखर भी गया है। जी ठीक है ठीक है। इम्तियाज जी, मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो सम्मेलन हुए हैं, और आज से 2 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विदेश के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर कहा था कि हम भारत में कार्बन उत्सर्जन को 2047 तक 80% कम करेंगे जी। और उसी लक्ष्य को टारगेट करते हुए आज भारत सरकार ने 2027 तक की एक कार्य योजना बनाई है और इस कार्य योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भारत ने पिछले 3 वर्षों के अंदर जो अग्रणी कार्य किया है, मैं समझता हूं कि जो आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सौर ऊर्जा का जो सबसे अच्छा उपयोग जो किया है वो भारत ने किया है। आने वाले समय के अंदर भारत के घर घर के अंदर जो है सौर ऊर्जा के पैनल्स लगे होंगे और हम सौर ऊर्जा से इतनी एनर्जी को ले लेंगे कि हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो उससे पूर्ति होंगी, जिससे कि कार्बन इमिशन भी कम होगा और जो सौर ऊर्जा जो व्यर्थ जा रही थी उसका पुनः उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऊर्जा को बनाने के अंदर जो पानी का उपयोग होता था, जो कोयले का उपयोग होता था, उसका भार भी कम होगा, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन की जो स्थिति निर्मित होती है वो रुकेगी। कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश निकलता है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो डाइऑक्सिन फ्यूरॉन निकलता है, जो जहरीली गैसेस निकलती हैं पर्यावरण में जाती है, उसमें सुधार होगा। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल गाड़ियों पर जो है बैन लगाया है और जो 15 वर्ष पूर्व की जितनी भी गाड़ियां थी उन सबको बैन कर पर्यावरण संरक्षण की जो अलग जगह है वो एक अपने आप के अंदर एक मिसाल है। इसी के अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के अंदर बैटरी ऑपरेटेड बसों को संचालन का जो शुभारंभ किया है, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जो है पूरे देश के अंदर चल रहे हैं और हम लोगों ने बैटरी ऑपरेटेड बसों को, रिक्शाओं को, गाड़ियों को प्रमोट किया है और डीजल और पेट्रोल का उपयोग कम करने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संतुलन को और कार्बन इमिशन को 80% कम करने का जो लक्ष्य है, मैं मानता हूं कि वर्तमान में भारत में जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसका अनुसरण विश्व के बड़े बड़े देश कर रहे हैं और आज जो माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है वो विश्व स्तर पर हो रहा है। इम्तियाज जी, क्योंकि समय हमारे पास कम है, अंत में हम आपसे ये पूछेंगे कि माइक्रो और नैनो प्लास्टिक क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। इम्तियाज जी, आज जो है हम बाजार से बोतल के अंदर बंद पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इससे माइक्रो प्लास्टिक जो होता है जल के अंदर आता है और वो जल के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। शरीर में पहुंचने से माइक्रो प्लास्टिक से 32 तरह के कैंसर मानव शरीर के अंदर हो रहे हैं। महिलाओं के अंदर प्रजनन दर कम हो रही है, पुरुषों में पुरुषार्थ की कमी आ रही है, जलीय स्रोत हमारे प्रभावित हो रहे हैं, जीव जंतुओं के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहा है। तो इस माइक्रो प्लास्टिक को कम करना है, इसी के लिए 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है और आने वाले समय
के अंदर मध्य प्रदेश शासन ने इसके और अगर एक कार्य योजना बनाकर काम किया है, जिससे माइक्रो प्लास्टिक का प्रबंधन हो सके और हमारे जीवन में माइक्रो प्लास्टिक को कम किया जाए। इसके लिए 3R का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया गया है और उसी के अंतर्गत जगह जगह MRF सेंटर बनाए गए हैं। गांव-गांव मोहल्लों के अंदर कचरा प्रबंधन के लिए कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि इस माइक्रो प्लास्टिक को धरती में जाने से, जलीय स्रोतों में जाने से रोका जाए और आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दिया जा सके। जी ठीक है। जिस धरती ने हमें शुद्ध वायु, मीठा जल और हरियाली दी है, आज वही प्रकृति प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश भर में जागरूकता बढ़ रही है और सरकार भी इस दिशा में कई बड़े कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पर्यावरण संरक्षण को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या जिसने पूरे देश में स्वच्छता और सफाई को प्राथमिकता दी, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके जरिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। साथ ही वन महोत्सव, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कदम भारत को एक हरित और स्वच्छ राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे ले जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य देंगे, क्योंकि धरती है तो जीवन है। बाकी आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।